जो नीतियाँ हम जो अपना रहे हैं जिससे इतनी ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, वो जो जी। इतनी बढ़ रही है, उसी की वजह से जब गरीब के हाथ में परचेज़िंग पावर नहीं होगी तो डिमांड कैसे तेज़ी से बढ़ेगी? जी। हमारा जो कैपिटल आइटम में एक्सपेंडिचर है, वो बड़े-बड़े फ्रेट कॉरिडोर, हाइवेज़, पावर सेक्टर इस सब पे जा रहा है, जिनमें कि रोज़गार पैदा नहीं होता, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत जो है मैकेनाइज़ेशन हो गया है। पहले सड़क पे काम होता था तो सैकड़ों लोग काम करते थे, अब जी। वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोज़र्स और जो क्रेन्स वगैरह की मदद से। हालाँकि जी। कहने को एमएसएमई और इससे इससे सारे को जो मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, पर जी। उससे जो बड़ा असर है वो कि अब जब आपका 50 लाख करोड़ रुपया उस दिशा में जा रहा है जहाँ रोज़गार कम होगा, तो ये छोटी-मोटी स्कीम से उतना रोज़गार पैदा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। भारत सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। उस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। देश में किसको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, सभी वर्गों का सरकार ने कैसे ख्याल रखा है और सबसे ज्यादा गरीबों का कैसे ख्याल रखा है। दावा यह भी किया गया है कि 10 साल में सबसे ज्यादा नरेगा का बजट दिया है। वहीं रोजगार को लेकर प्रभावी आर्थिकी विकसित की जा रही है। ये सारी बातें आपने अखबारों में पढ़ी होंगी, लेकिन उसका सच क्या है उसको जानना बेहद जरूरी है। और उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। वह अर्थशास्त्र के जानकार हैं और भारतीय समाज को राजनीतिक अर्थशास्त्र के जानने वाले चंद लोगों में से एक हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और सरकार का जो यह दावा है कि यह बजट गरीबों का बजट है, रोजगार का बजट है, 10 साल पूरा करने का बजट है और सबसे बड़ी 2024 की जीत की सबसे महत्वाकांक्षी बजट का हिस्सा है। आपका क्या कहना है? देखिए जो बजट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी। पार्ट ए में सारी स्कीम्स और सब क्या उपलब्धियां रहीं वो सब गिनाई जाती हैं। पार्ट बी में लेखा जोखा होता है बजट का, टैक्स कितना आएगा, टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, खर्चा कितना होगा, डेफिसिट कितना होगा, ये सब बताया जाता है। जो बजट का असली जो मुद्दा होता है वो ये जो लेखा जोखा होता है। लेकिन बजट की स्पीच से सरकार कोशिश करती है कि जनता को बताए कि कितना उन्होंने अचीव किया है, कितना वो लोक लुभावन बजट है सब तबकों के लिए। तो उसमें ट्राइबल्स के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के इलाकों के लिए, सबके लिए बताया जाता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब जब एक बजट होगा जो करीब करीब 50 लाख करोड़ का होगा, तो उसमें आप थोड़ा बहुत तो सबको कुछ दे ही सकते हैं। और मतलब जो आपकी जीडीपी है वो करीब 300 लाख करोड़ की है, तो उसका छठा हिस्सा तो है ही। तो इतना बड़ा जब बजट होगा तो आप सब कुछ गिना सकते हैं। पर लेकिन ये देखना पड़ता है कि इसमें प्राथमिकता क्या है, क्योंकि जो प्राथमिकता है उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो जो बजट होता है उसका असर सारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। कहाँ पे खर्च होगा, कहाँ पे नहीं खर्च होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, उसका असर सारी अर्थव्यवस्था पड़ती है। मतलब कि अगर बजट में कोई नया पॉलिसी नहीं भी अनाउंस करें, तो मतलब कि पॉलिसी वैसे ही चलती रहेगी और जो परेशानियाँ वो चलती रहेंगी। तो बजट का एक एक मतलब ये भी होता है कि जो परेशानियाँ हैं उनका हल, उनका समाधान निकालना। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे लिए तो 4 कास्ट हैं। तो 4 कास्ट कौन है? गरीब हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं। जी। तो इनके प्रति अगर हमको कुछ करना है तो इनके प्रति जो हमारा जो अलॉटमेंट है जो वो बढ़ना चाहिए बजट में। बिल्कुल लेकिन बढ़ना चाहिए। बजट में इनके लिए कोई बहुत ज्यादा बढ़ दिखाई नहीं पड़ती। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, $60 ट्रिलियन की हो जाएंगे, अब तो हम 30 7 ट्रिलियन ट्रिलियन की बात की जाने लगी है सर। अखबारों में मैंने 2 दिन ट्रिलियन पहले पढ़ा 7 ट्रिलियन। हाँ, 60 ट्रिलियन 2030 तक और जो 2047 तक $30 ट्रिलियन हो जाएंगे, है ना? बाप रे! तो मतलब कि जो 5 ट्रिलियन का हमारा अंदाज सरकार सपना ने है। दिया था, या हुँ। किसानों की आमदनी 2022-23 तक दुगनी हो जाएगी, वो तो हुआ नहीं है अभी। चलिए जी। मान लिया पैंडेमिक की वजह से भी हुआ कि वो जो अर्थव्यवस्था में कमजोरी आई। लेकिन ये बात तो है कि अगर हमको अगले 6 साल में जी। 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो करीब करीब अर्थव्यवस्था को दुगना करना पड़ेगा। तो करना उसके लिए हमें तो चाहिए करीब करीब 8.5 9% के करीब ग्रोथ रेट। हुँ। अगर वो नहीं होगा तो हम जो है $60 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था नहीं बनेंगे। लेकिन अभी तो ये तो सरकार का ही दावा है कि 7% से ऊपर नहीं जा पाएँगे।
तो अभी हमें तो चाहिए 9%, 9.5% हम्म अगर हमको वहां पहुंचना है $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक, है ना? तो उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी पे आए। और अगर 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो और भी ज्यादा तेजी चाहिए, वो 10.5% का ग्रोथ रेट चाहिए, और ये रियल टर्म में चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, नॉमिनल टर्म में चल जाएगा, पर अगर नॉमिनल टर्म में चलेगा तो इसका मतलब है कि आपका इन्फ्लेशन तेज होगा और आपके रुपए में गिरावट आएगी डॉलर के कंपैरिजन में, तो आपको और भी ज्यादा तेजी से बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ कि ये रियल टर्म्स की बात असली बात है, न कि नॉमिनल टर्म्स की। तो अगर रियल टर्म में हमें बढ़ना है तो हमें देखना है कि आज समस्या क्या है, क्यों हमारी ग्रोथ रेट पिछले 10 साल का एवरेज करीब 6% आता है। जी। 6% को हमें बढ़ाना है, और इतना मतलब इतने साल तक हम 10, साढ़े 10, 11% पे बढ़ेंगे, ये ज़रा मुश्किल लगता है। हम्म तो अभी किस प्रकार से बढ़ाना है? अभी जो समस्या है वो गरीबी है। वो समस्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, उनकी एक तो आमदनी नहीं बढ़ रही, उनके जो इन्फ्लेशन से परेशानी बढ़ गई, बेरोज़गारी से उनकी परेशानी बढ़ गई। तो जब तक कि उनका रोज़गार नहीं पैदा होगा, उनकी जी। आमदनी ज़्यादा नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था में डिमांड कम रहेगी, और जब डिमांड कम रहेगी तो हमारा ग्रोथ रेट गिर जाएगा। तो हमारा सर थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि जैसे इन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट हमने बढ़ा दिया है और वह पहली बार इतना बढ़ाया है। जबकि देश भर में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं मनरेगा का बजट घट गया है, पेमेंट नहीं आ रही है। ये इसका तालमेल क्या है सर? नहीं, जो आप बात पूछ रहे हैं वो मैं आता हूँ, जी। पर जो हमारी डिमांड की कमी है, वो हुँ, दिखा रहा है कि पहले ही 2017-18 में जब 8% की ग्रोथ रेट ऑफिशियली दिखाई गई थी, वो हुँ, गिर के पैंडेमिक के पहले 3.1% हो गई थी। तो मात्र। जो नीतियाँ हम जो अपना रहे हैं, जिससे इतनी ज़्यादा जो इनइक्वालिटी है, जो गैर बराबरी है, वो जो जी, इतनी बढ़ रही है, उसी की वजह से जब गरीब के हाथ में परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो डिमांड कैसे तेज़ी से बढ़ेगी? और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ग्रोथ नहीं होगी, और जब ग्रोथ कम हो जाएगी तो हम जो 6% से और नीचे गिर जाएंगे, वो 9.5 10.5% की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए डिमांड बढ़ाना बहुत जरूरी है, उसके लिए रोजगार पैदा करना जरूरी है। और वहीं पे जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो हुँ, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जी, उसमें क्या जो खर्च हो रहा है, तो उसमें देखें तो जो पैंडेमिक के दौरान तो 1.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया था, हुँ, और वो बार बार उन्होंने काट दिया। अब 60,000 करोड़ रुपए पिछले बार किया था, वो 86,000 करोड़ हो गया। अब 86,000 करोड़ को भी अभी भी अगले साल के लिए 86,000 करोड़ रख रहे हैं, यानी कि रियल टर्म में वो तो 5-6% कम हो जाएगा, जबकि डिमांड ज्यादा है। तो जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसकी तरफ इनको ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। जबकि जी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में ये प्रावधान है कि एक परिवार को 100 दिन का काम मिले। काम मिले, जो बिल्कुल, आरबीआई के आंकड़े हैं वो दिखाते हैं 47, 50 इसी तरह का मिलता है। और दूसरा, बिल्कुल, उसमें जो आमदनी होती है वो बहुत कम है। बहुत तो हम लोग पिछले मतलब 3-4 साल से कह रहे हैं कि जो ये रूरल आमदनी एम्प्लॉयमेंट। कम के अलावा सर बकाया रहता है। मैं आपको अनुभव जी हाँ, बताऊँ कि फील्ड जी में हाँ, लोग शिकायत करते हैं जी कि हाँ, जी हाँ, सरकार का इतने हज़ार करोड़ रुपया बकाया है जो संस्थाएँ हैं जी हाँ, करती जी, हैं। जी हाँ। तो मतलब वो सरकार जितना उनकी उनको, कर्ज़दार होती है। जी सर। जिनका जितना प्रावधान रखना चाहिए, इसी में मैं आ रहा था कि कम हुँ, से कम 4 गुना प्रावधान बढ़ा देना चाहिए। हुँ, क्योंकि 50 दिन का काम को 100 दिन का कम से कम कर देना चाहिए, और जो उसमें आपको तनख्वाह मिलती है, उसको दुगना जी, कर देना चाहिए। तब जाके आपकी परचेजिंग पावर नीचे के लेवल पे होगी। अभी तो बढ़ेगी। जैसे 2 चीज़ें, एक परेशानी की बात है, एक तो सबको काम नहीं मिल रहा। जो लोग बिल्कुल, जो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उनको काम चाहिए लेकिन काम नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो बकाया रह जाता है, उनको सही समय पे काम नहीं मिलता है। तो इसलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे तो बढ़ाना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रोज़गार बढ़ सकता है। जैसे रूरल डेवलपमेंट है, जी, एग्रीकल्चर है, जैसे कि ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है। पर हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी जो बजट आया, कि कृषि पे 1.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करना था, लेकिन 1.4 लाख करोड़ ही खर्च हुआ, और अगले जी, साल भी करीब-करीब उतना ही है। तो उससे मतलब कि इन्फ्लेशन का जो असर है, उससे वो कम हो जाएगा। उसी तरह शिक्षा है, तो शिक्षा में जैसे कि इन्होंने दिया 1,16,000 करोड़ रुपया, तो खर्च हुआ कितना? 1,08,000 करोड़ रुपया। तो यानी जी, वहाँ पे भी पूरा खर्च नहीं हुआ। कृषि में तो बल्कि ये खबर आई थी अभी कुछ समय पहले कि 1 लाख करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ने वापस कर दिया, क्योंकि वो खर्च ही नहीं कर पाए। उसी तरह स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में अगर आप देखें तो 79,000 करोड़ रुपए खर्च करना था,
वो सिर्फ उससे 10,000 करोड़ कम खर्च किया उन्होंने। तो जी, ये जो प्रावधान किए जाते हैं वो खर्च नहीं करते, वो दिखाने के लिए होते हैं। तो जैसे हाथी के दाँत दिखाने के और खाने ये के खाने और, के लिए। तो वो आप दिखा देते हैं कि हम इतना करेंगे, उतना तो कर नहीं मतलब रहे। जबकि हमारा पूरा प्रायोरिटी, बजट जो है सर, वो दिखाने की दाँत की तरफ है। एक सवाल सर हम आपसे करना चाहेंगे एक जो कि मिनट बहुत ज मैं जी, ए एक एक मिनट, वो प्रायोरिटी अगर हमारी होती कि हम गरीबों को और उनको मदद करना चाहते हैं, तो हम रोज़गार वाली स्कीम्स हैं उनको बढ़ाते, और जो रोज़गार जहाँ पे जो कम है, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव आइटम, वहाँ पे कम करते। जी, हमारा जो कैपिटल आइटम में एक्सपेंडिचर है, वो बड़े-बड़े फ्रेट कॉरिडोर, हाइवेज़, पावर सेक्टर, इस सब पे जा रहा है, जिनमें कि रोज़गार पैदा नहीं होता, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत जो है मैकेनाइज़ेशन हो गया है। पहले सड़क पे काम होता था तो सैकड़ों लोग काम करते थे, अब जी, वहाँ पे 10 लोग काम करते हैं, बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोज़र्स और जो क्रेन्स वगैरह की मदद से। तो ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में अपना जब वो बढ़ा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि 7.5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया, अब 11.11 लाख करोड़ रुपए करेंगे। वो सारा कैपिटल इंटेंसिव में जा रहा है, बड़ी-बड़ी कंपनियों के फ़ायदे में है। जबकि अच्छा, अगर ये रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में ये प्रावधान बढ़ाते, और जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसको भी सुदृढ़ तरीके से चलाते। अब इतने साल हो गए, अभी तक तो इनको कर लेना चाहिए था कि हमें कौन-सी स्कीम्स हैं, उनका जब ब्लूप्रिंट कर लेते, जिससे कि जहाँ पे लोगों को परेशानी होती तो काम होता। जैसे स्कूल की इमारतें हैं, जैसे कि वहाँ पे अस्पताल बनाने हैं, वहाँ पे सड़कें ठीक करनी है, वहाँ पे टेलीकॉम है, वहाँ पे पीने का पानी है, वहाँ पे जी, छोटे इरिगेशन स्कीम्स हैं। ये सारे पिछले जब 10 साल में कर लेते तो अच्छे से वो जब एक्सपेंडिचर होता उसका, और जब वहाँ पे एसेट्स क्रिएट होते, वहाँ पे रोज़गार पैदा होता, उससे और ज़्यादा आगे बढ़ोतरी होती। तो जो दिखना चाहिए था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राम राज्य का समय है। राम जी, राज्य के समय में तो जस्टिस की बात होनी चाहिए, और बिल्कुल, जस्टिस तो तभी होगा जबकि रोज़गार होगा, गरीबी खत्म होगी, महिलाओं की परेशानी कम होगी, बच्चों की परेशानी कम होगी, तभी तो राम राज्य आएगा। और बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम का तो मतलब ये है कि हम अपनी मर्यादा में काम करेंगे, यानी कि हम हुँ, सच बोलेंगे, हम झूठे-मूठे आंकड़े नहीं देंगे, सही आंकड़े देंगे और सही आंकड़ों के आधार पे आगे काम करेंगे। तो यानी बिल्कुल, कि जो अभी राम राज्य का एक शुरुआत हुई है देश में, उसके लिए ये बजट को जो प्रावधान करने चाहिए थे, वो प्रावधान नहीं है। नहीं। सर रामराज्य से ही याद आया और लगातार आप एक बात पिछले 2 साल से तो मैं ही आपसे लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये 94% जो असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, ये घटते नहीं हैं। ये 90% पर भी नहीं जाते हैं और मैं 2 दिन पहले जब बजट आया तो उन्हीं दिनों पढ़ रहा था कि सभी वर्गों में जो संगठित क्षेत्र की नौकरियां हैं वो कम हुई हैं। उसमें सामान्य ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी कोई आंकड़ा था, मैं अखबार में ही पढ़ रहा था। इसका सच क्या है? क्या मतलब ये 94% असंगठित क्या 95 की तरफ बढ़ने जा रहा है जो ये संगठित क्षेत्र की नौकरियां कम हुई है? या क्या है जी ये? हाँ, जी हाँ। असल में चक्कर क्या है कि कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा बजट में आप कैपिटल इंटेंसिव तो बढ़ा रहे हैं, जी, और जो लेबर इंटेंसिव है वहाँ पे ही कटौती कर देते हैं। कटौती कर तो रहे हैं, बिल्कुल। रोज़गार जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो लेबर एम्प्लॉयमेंट को कम कर रही हैं। हालाँकि जी, कहने को एमएसएमई और इससे इससे सारे को जो मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, पर जी, उससे जो बड़ा असर है वो कि अब जब आपका 50 लाख करोड़ रुपया उस दिशा में जा रहा है जहाँ रोज़गार कम होगा, तो ये छोटी-मोटी स्कीम से उतना रोज़गार पैदा नहीं होगा। जी, दूसरी बात ये है कि जो आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो संगठित क्षेत्र है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर आप पहले बैंक जाते थे, तो सारा काम बैंक में होता था। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर पे हो जाता है। आप जी, एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, पासबुक भरवा लेते हैं। तो बैंकों का काम हज़ार गुना बढ़ गया और वहाँ नौकरी आधी हो गई। उसी तरह आज हम ई-कॉमर्स से ऑर्डर कर रहे हैं, और जब जो नेबरहुड स्टोर है, उस पे नहीं जाते। उसी तरह कृषि है, उसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर, बिल्कुल। इस सब का इस्तेमाल है, तो वहाँ पे रोज़गार नहीं पैदा हो रहा। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की वज़ह से, सरकार की नीतियों की वज़ह से, और जो हमारा जो संगठित क्षेत्र पे ध्यान है कि वहाँ पे 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, असंगठित क्षेत्र में नहीं जा रहा है। तो कृषि में भी जहाँ पे 46% लोग काम करते हैं, उनके लिए सिर्फ़ 5% इन्वेस्टमेंट है, और जो 6% लोग जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए 80% इन्वेस्टमेंट है। तो अपने आप खाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 46% के लिए 5% इन्वेस्टमेंट है और 6% के लिए 80% है। तो ये खाई बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो सर ये ये जो आंकड़ा बड़ा ही दिलचस्प है। मतलब देश के सबसे बड़े वोटर 46% जो आबादी है या 46% जो रोजगार है, उसको मात्र 5% हिस्सा और जो इन्वेस्टमेंट, 6% है उसको 80% हिस्सा। जी ये हाँ, वोटर की इन्वेस्टमेंट। औकात है।
जी हाँ, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इस तरह, क्योंकि हमारी नीतियां हैं टॉप डाउन, मतलब कि ऊपर से डेवलपमेंट होगा, नीचे जाएगा, जो हुआ नहीं। और जी, ऊपर वालों को फायदा हो गया। तो हमने आजादी के बाद ये टॉप डाउन डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई कि वो 94% ही रहा। मतलब 94% 1991 में भी था जब नई आर्थिक नीति आई, आज भी जी, 94% है। और अगर चाइल्ड लेबर को इंक्लूड कर लें तो और भी ज्यादा हो जाएगा। चाइल्ड लेबर को तो इंक्लूड नहीं किया जाता है। हुँ, तो जो परेशानियां हैं वो तो वैसे की वैसे ही हैं, क्योंकि नीचे रिस्क नहीं जा रहा। और ये हमें डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो करना पड़ेगा। यही राम राज्य का मतलब है। राम राज्य का मतलब है कि डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, सबको इंक्लूड करें। तो गांव से जो डेवलपमेंट शुरू होना चाहिए, गांव पे इन्वेस्टमेंट हो। अभी हम शहरों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कृषि में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रूरल एरिया में, गांव के इलाकों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, असंगठित क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यहां तक की कोशिश है कि असंगठित क्षेत्र खत्म हो जाए, तो उसके लिए डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, उसके लिए जीएसटी कर रहे हैं। तो जो हमारे 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, वो तो इतना डिजिटाइजेशन से आसानी से डील नहीं कर सकते। ये बात जी, अलग है कि आपको शहरों में अब हर एक दुकान पे पेटीएम और इस सब का वो मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव में भी ये सब हो रहा है, कि सब जो है, मतलब लोग इतने जो है, समझदार हैं या इतना फाइनेंशियली लिटरेट हैं, कर सकें। और फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसको संगठित बना दिया जाए। अब हमारे असंगठित क्षेत्र में जो माइक्रो सेक्टर है, उसमें एवरेज में 1.7 व्यक्ति एम्प्लॉयड है। वो कैसे संगठित हो सकता है? वो संगठित नहीं हो सकता है। उसको तो आप ज्यादा से ज्यादा किल कर सकते हैं। तो ये किल किया बिल्कुल। जा रहा है, पहले सर नोटबंदी मतलब से, फिर जीएसटी ये से, तो फिर संभव है कि यूनियन क्राइसिस सरकार से, जी, है ना? ये चारों सरकार जो झटके लगे, उससे जी, असंगठित क्षेत्र पिट गया है पिछले 7 साल में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी ग्रोथ रेट 7% नहीं है, वो 1 या 2% है ग्रोथ रेट। तो इसलिए अभी हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं, अभी हम 8वें या 9वें पायदान पे ही हैं। और इसलिए जी, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनेंगे अगले 5 साल में, जो कहा जा रहा है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। क्योंकि अगर 1 या 2% का ही ग्रोथ है, तो कैसे होगा? तो इसमें जो हमारे आंकड़े आते हैं जीडीपी की ग्रोथ के, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं होते हैं। और कृषि के आंकड़े भी सही नहीं है। तो कृषि के सर आंकड़े सही नहीं है और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारा जो ग्रोथ रेट दिखाया जाता है, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट है। जी। ये आखिरी सवाल है सर आपसे जो आपने एक बात अभी-अभी कही है, वो ये कि संभव है कि संगठित क्षेत्र को इंटर कराया जाए असंगठित क्षेत्र में। सर सरकार के पास ताकत है, सत्ता है और टेक्नोलॉजी है। हो सकता है देहात-देहात तक, जन-जन तक ये पेटीएम भी पहुँचा दे और वो स्क्रीन भी पहुँचा दे। लेकिन जो लोग वहाँ से बेरोज़गार होंगे या एआई के ज़रिए जो लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार हो रहे हैं, यानी 2024 के बाद जब तकनीकी और एआई की चीजें और ज्यादा मजबूत होंगी, तो क्या हमारे देश में और ज्यादा बड़ी बेरोजगारी बढ़ेगी और ज्यादा असंगठित क्षेत्र बढ़ेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉल सेंटर, बीपीओ बंद हो जाएँगे 1-2 साल में, क्योंकि सब कुछ एआई कर देगा। एआई है सर। जो शिक्षा भी है, शिक्षा में टीचर का काम कम कर देगा, क्योंकि एआई से आप ऐसे भी लिख लेंगे, उससे ग्रेडिंग भी जी, करा लेंगे। ऑलरेडी इसका ये हो रहा है कि हम जैसे हायर एजुकेशन में कह रहे हैं कि भई मूक्स है, ये सारे ज्ञान है, विदेशों से ले आते हैं, विदेशों का हम जो है सिलेबस वगैरह कॉपी कर लेते हैं, तो टीचर की, शिक्षक की जो ज़रूरत कम हो जाती है। अभी जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स की बात है, तो ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भारत में आने में तो कुछ समय लगेगा, पर अमेरिका में तो हो सकता है कि अगले 4-5 साल में ये जो ड्राइवरों की जो संख्या कम हो जाए, तो यहाँ से लोग जो जाते हैं वहाँ पे ड्राइवरी वगैरह करते हैं, वो उनकी भी जो डिमांड खत्म हो जाएगी उन्नत देशों में। फिर जो स्किल्ड जॉब्स हैं, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी भी कमी, मतलब परेशानी हो बिल्कुल जाएगी। होगी। तो जो, क्योंकि ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये इसी दिशा में ले जा रहा है कि जो आदमी को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बार-बार अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, कहा भी कि जो टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सोशली रिस्पांसिबल मैनर। मतलब कि बिल्कुल, सोशल रिस्पांसिबिलिटी टेक्नोलॉजी का, कि बेरोज़गारी नहीं बढ़नी चाहिए। गांधी जी भी यही कहते थे। टेक्नोलॉजी वही सही है जिससे कि बेरोज़गारी ना बढ़े, सबके हाथ में काम रहे। तो तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। अभी तो जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनको तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो आदमी को रिप्लेस कर देंगे टेक्नोलॉजी से, तो उनको फ़ायदा होगा और आम जनता परेशान होगी। तो हमें समाज को सही ढंग से राम राज्य के लाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस हो। नीचे का तबका, उसको जो हाथ में आमदनी आए, तभी देश में सुख समृद्धि होगी। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, जब उन्होंने मॉडल टी कार को मास प्रोड्यूस किया था 1911 में, कि जब तक जी, मेरा वर्कर नहीं खरीद सकता, तब तक मास प्रोडक्शन का फ़ायदा क्या?
कुछ ही अमीर खरीदेंगे कार, तो मुझे थोड़ी कारें बनानी है। तो अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है और वो सुचारू रूप से चलानी है, तो हमको रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। और ये जो चैलेंज है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का, एक बहुत भारी चैलेंज है, उसकी तरफ ध्यान देते हुए हमें जो अपनी नीतियाँ सही बनानी पड़ेंगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि विकास सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ हो, सबकी रोजी-रोटी और रोजगार के साथ तकनीकी आए, तभी जाकर यह 5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन का जो नारा है, वह कहीं से पूरा होता दिखाई देगा। लेकिन सरकार अगर झूठ बोलने लगे कि 1-2% के विकास दर को हम 7% का दावा करें, ज़रूरत 9.5% का हो और अखबार और मीडिया सिर्फ इससे भर जाए कि वाहवाही से, तो जाहिर तौर पर देश की जो असल आर्थिक मुश्किलें हैं, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। आप जरा सोचिए कि भविष्य में तकनीक जितना मजबूत होता चला जाएगा, जनसंख्या के आधार पर देखें तो हमारे यहाँ बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी, जो बेहद खतरनाक है और किसी भी सुदृढ़ व्यवस्था में बड़ी बेरोजगारी उसको कभी सुदृढ़ नहीं होने देती है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते।